फ्राइडे को हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे, थर्सडे को, कि क्या पेड़-पौधों में जीवन है? येस, नो और नॉट श्योर। तो लगभग 60% अ अ, साथियों का जवाब है येस, सॉरी नो, 60% का जवाब है नो। तो बाकी 40% में से जिनका आंसर येस है या नॉट श्योर है, उनमें से कोई भी साथी जहाँ उन्हें अटकन हो रही है इसे समझने में, वो अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, हम लोग की एजुकेशन पूरे हुए कितने साल हो गए, है ना? हम सबकी अच्छी उम्र हो गई। अभी हम लोगों की ये स्पष्टताएँ इस उम्र में आके बन रही हैं और वो भी इस कंटेंट के साथ में इतना लंबा समय बिताते हुए, तो ये स्पष्टताएँ हमारे बच्चों की भी बननी आवश्यक है या नहीं है, ये एक बड़ा प्रधान बिंदु है ना? तो मतलब क्या ये ज़रूरी है कि ये स्पष्टताएँ 40-50 साल की उम्र में ही आके बने? मतलब क्या ये 15 नहीं। साल का बच्चा समझ सकता है कि नहीं समझ सकता? तो हम गहराई में जीवन विद्या की भाषा और ये जीवन क्रिया जिसको हम कह रहे हैं, हमने कर लिया तो अब आपका ध्यान जा रहा है। जिसने जीवन क्रिया भी ना किया हो, उसके साथ भी अगर हम चर्चा करें तो हम किस तरह से इस बात को रख पाएँ अपने बच्चों के साथ में बात, तो बच्चों के साथ तो जीवन क्रिया नहीं की आपने, शायद हमने भी नहीं किया आपके बच्चों के साथ में घर में क्लास के, है ना? तो अब उनको भी हम कैसे ध्यान दिला पाएँ, बिल्कुल साधारण ऑब्जर्वेशन से। इसमें ना मध्यस्थ दर्शन में, जीवन विद्या में जिन लोगों ने शिविर किया अच्छे से जानते हैं कि एक बड़ा अच्छा अच्छा तरीका बताया है ज़िंदगी देखने का, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। कि खुद को जाँच लिया जाए, अपने आस-पास जाँच लिया जाए और सबको जाँचने की कोशिश कर ली जाए। तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण को भी हम लोग साधारण भाषा में भी बात कर पाएँ, इसके बारे में भी अगर किसी के मन में कुछ विचार हो तो वो भी बताएँ और साथ में आपने दीदी अच्छा बताया, आपका ध्यान इधर गया, बाकी साथियों के भी सुनते हैं, 1-2 हाथ के हैंड्स एक रेज़ एक हुए चीज़ उनका पर और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संजीव भाई मैं, कि हाँ जी, जैसे ये प्रश्न छोड़ा था कि अपने परिवार में चर्चा करें। हाँ जी, तो आपकी वही वाली बात कि बच्चों से तो हम मध्यस्थ दर्शन के बारे में या जीवन क्रियाओं के बारे में बात नहीं कर पाए हैं, नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये मतलब मेरे दिमाग में चलता रहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि अपने घर में इस पर चर्चा कैसे करूँ? क्योंकि हाँ, 10 बढ़िया हो क्रियाओं के गया, बारे में मैंने बढ़िया। हाँ, 10 क्रियाओं बढ़िया। के तो बारे में अभी मैंने उनसे कभी हाँ, चर्चा नहीं की। हाँ, बिल्कुल। तो तो मैं ये आज जो समझ है ही ना नहीं पाई। हाँ, हाँ, कोई नहीं। तो आज सेशन खत्म होने तक कोशिश करेंगे कि हम 1-2 बिंदु और ऐसे देख पाएँ, जिनके बेसिस के ऊपर आप घर में कम से कम चर्चा करने के चर्चा योग्य जी भैया, वो हो जाए, है जी ना? भैया। साधारण भाषा वाले बिंदु, साधारण ऑब्जर्वेशन वाले। हाँ जी, जी, सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन हमें कब पता चलता है कि किसी सजीव वस्तु में जीवन है या नहीं। उसके साथ क्रियाएँ तो हैं ही कि भई कम से कम 4.5 क्रियाएँ जो हैं वो हों। दूसरा मुझे ये लगता है कि अपग्रेडेशन भी जैसे-जैसे समझ बढ़ती जाएगी तो उससे भी हमें पता चलता है कि सजीव वस्तु में जीवन है और पहले समझ जितनी भी हो, जितनी भी क्रियाएँ हो रही हैं, वो अपग्रेड हो रही हैं बातचीत करने से जो भी पार्ट है उससे तो समझ का दायरा जिस भी इकाई में बढ़ता है, तो वहाँ हमें जीवन का एहसास होता है। धन्यवाद। ओके। अगर इस प्रश्न को मैं थोड़ा-सा फैला दूँ या चेंज कर दूँ और इसको बोल दूँ, क्या पशु-पक्षियों में जीवन है? क्या पशु-पक्षी अपने को अपग्रेड करते हैं? क्या वो 4.5 क्रिया में हैं? क्या वो 10 क्रिया तक जाएँगे? तब हमें क्या लगेगा? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं, तो कई बार ना ये अभी 2 साथियों ने आपने लगातार ये बोला कि 10 क्रिया है और वो 10 क्रिया की समझ और मेरे को नहीं लगता कि पशु-पक्षियों को वो 10 क्रिया की जो है वो कुछ होगी समझ वगैरह या कभी वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बैठ के
सेशंस करते हैं और शिविर करते हैं, वो पशु पक्षियों का ऐसा कुछ कार्यक्रम दिखता नहीं। तो पशु पक्षियों में जीवन है कि नहीं है? कहीं ऐसा ना हो, मेरे को लग रहा है हम एक क्लियरिटी करते करते आप लोगों में दूसरा कंफ्यूजन डाल दें, आप लोग ये ना मान लें कि पशु पक्षियों में जीवन नहीं है, सिर्फ मानव में है। जीव अवस्था में तो है जीवन, पशु पक्षियों में जीवन है, पर उनमें है जीवन क्रिया की पहली आस्वादन क्रिया वो भी थोड़ा मस्तिष्क भी उनमें है, जो कि प्राणावस्था में नहीं थी, पेड़ पौधों में नहीं थी, पर जीव जंतु में जीव अवस्था में मस्तिष्क भी है और जीवन क्रिया का शुरुआती दौर में है, परंतु आगे की उसमें नहीं है क्रियाएं। 4.5 क्रिया तक परंतु शुरू की आस्वादन वगैरह। तो इसको जो है ऐसे देखते हैं, देखिए कि हमने ना ऐसा देखा कि 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं हमने जो अपना हैप्पीनेस करिकुलम में उसको जगत का नाम दिया, तो पदार्थ जगत, वनस्पति जगत, जंतु जगत और मानव जगत। ठीक है, तो इसको बिल्कुल समराइज करें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बॉडी है या एक स्ट्रक्चर है या पदार्थ है, वो चारों अवस्थाओं में, जैसे पत्थर में भी पदार्थ तो है ही, पत्थर के भी एक हमें बॉडी के रूप में कुछ दिखता है, समुद्र का भी दिखता है, पहाड़ का भी दिखता है, पूरी धरती का भी दिखता है ना, दूसरे ग्रहों का भी दिखता है, कार का दिखता है, चश्मे का दिखता है। तो पदार्थ वगैरह में भी शरीर या बॉडी कहें, स्ट्रक्चर कहें, ये है। इनको इनको कोई चलाने वाला ऐसे नहीं है कि ये अपने आप को चलाते हैं, है ना। इसी तरह से वनस्पति जगत में भी स्ट्रक्चर है, पदार्थ से ही एक पेड़ बनता है, पदार्थ से ही एक पेड़ या पौधा जो है वो बड़ा भी होता है पदार्थ को ग्रहण कर करके। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसको भी कोई चलाने वाला नहीं है, उस पेड़ पौधे को। पशु पक्षियों में और मानव में हमारे शरीर को एक एंटिटी चला रही है, इस चीज को हम महसूस करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा शरीर है और ये शरीर स्वतः बोलता जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। एक जीवन डिसाइड कर रहा है कि बोलना है कि नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है ना। ये सारी की सारी चीजें जीवन डिसाइड करता है और शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। आप सब लोग भी जो बैठे हैं, आप भी बैठे बैठे भी अपने को फील कर पाए कि आप डिसाइड करते हैं कि अभी मैं बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं तो कितना बोलूं। ठीक है, ये सारे डिसीजंस जो है ये रहते हैं। तो शरीर अपने आप कुछ नहीं करता। ये जो है ना, इस चीज की तरफ ध्यान चला जाए तो ये वाली चीज बिल्कुल विजिबल है हमको, पशु पक्षियों में भी प्रत्यक्ष रूप से और मानव में भी। इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी तरफ मध्यस्थ दर्शन में इशारा किया गया है। केसेस जो लोग जीवन क्रिया नहीं समझे या शिविर नहीं किए, उनके साथ भी बात कर सकते हैं। तो उनको देखते हैं वन बाय वन कि जीवन होने के कुछ इंडिकेटर। देखिए, बड़ा अच्छा सिंपल सा सूत्र है, जहां मानने की क्रिया शुरू होती है वहां जीवन है। तो मानना जो एक हमारे जीवन की सबसे पहली वाली, जब हमने शुरू किया था आस्वादन चयन, वो कहाँ पर होता था? आप में से कोई बताएं। आपका साथ साथ जो है डिस्कशन भी होता रहेगा और थोड़ा सा दबाव भी रहेगा कि जीवन क्रिया को समझते रहें। जब हम नीचे से चले गए मन में, तो जो मानने की क्रिया है, इसको हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये मन में हो रही है। तो मानने की क्रिया जहां से शुरू होती है वहां जीवन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मानव हम लोग भी हैं, हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते। ऐसा ठीक है कि नहीं है? ठीक है, पशु पक्षी भी किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते। इसको हम वेरीफाई कैसे करें? जिन लोगों ने पेट्स रखे हैं, जैसे किसी ने कुत्ता रखा घर में, और जिन्होंने नहीं रखे उन्होंने दूसरों को देखा हुआ है कि कुत्ता वगैरह लोग पेट्स अपने पास में रखते हैं। अब वो जो डॉग है, वो अपने मालिक को और मालिक के परिवार को मानता है कि ये मेरा मालिक है। उनके साथ में एक तरह का व्यवहार करता है, उनके साथ में प्यार करता है ना। उनके बच्चों को मालिक के
फैमिली को काटता नहीं है, उनकी सुरक्षा करता है, ठीक है? लेकिन कोई स्ट्रेंजर आ जाएगा, कोई चोर आएगा तो फिर कुत्ता जो है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो कुत्ते का बिहेवियर है ये अपने मानने के आधार पर डिपेंड कर रहा है। उसने जिसको अपना मान लिया उसके साथ में एक तरह का व्यवहार हो रहा है और जिसको अपना नहीं मानता है उसके साथ में दूसरी तरह का व्यवहार हो रहा है। इसको छोटे बच्चे भी 10 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है अगर हम लोग इसको भाषा रूप में अपने में स्पष्टता बना लें। पेड़ पौधे क्या ऐसा हो सकता है कि अपने आप किसी को अपना मानते हैं या किसी को अपना नहीं मानते? जैसे कि मेरा गार्डन है, मैंने गार्डन में बड़े प्यार से आम का पेड़ लगाया हुआ है, नींबू लगाया हुआ है, गोभी लगाई है, कुछ भी लगाया है। अब ये गोभी या जो आम है ये मेरे को अपना माने तो मुझे तो पौष्टिकता दे। लेकिन कोई चोर आ जाए और वो चोर आम तोड़ के ले जाए तो उस चोर के लिए जो है ये ज़हर का काम करे, उसके शरीर को नुकसान पहुँचाए, कोई ऐसी चीज़ हमको जिसे कहते हैं कि नोटिस में आती है कि ऐसा होता है। पर हम सब ने देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते ही हैं ये सारी की सारी चीज़ें कि भई ये खाने-पीने का काम चल रहा है, पेड़-पौधे हम देख रहे हैं। इसमें भई हमने सब्ज़ी बनाई तो सब्जी जो है वो ऐसी बनाई जाए या सब्जी का भाव हमारे साथ में ऐसा हो कि मेरे घर के लोगों को जो है ये पौष्टिकता दे और तो सब्जी मेरे को या मेरे परिवार को अपना माने और किसी और को अपना नहीं माने या नहीं मानती हो, ऐसी कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखती। मतलब जितना हम इसको विचार करें जिसको हम कह रहे हैं निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। तो फिर कभी कोई इस तरह से हमारे पास में प्रस्ताव आता है जैसे आप लोगों ने अभी शेयर किया कि कोई सेमिनार होता है, कोई वेबिनार होता है, वहाँ पर किसी इससे कॉन्ट्राडिक्टरी सूचना दी जाती है, तो आप उसको कम से कम पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछ के भी अपनी स्पष्टता और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी नहीं कह रहे कि बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाए और इस चीज को ही मान लिया जाए, लेकिन हमारे पास में कम से कम दोनों साइड के पूरे पूरे व्यूज हों, दोनों साइड से इनपुट्स हमारे पास में आते रहे। निर्णय हर व्यक्ति अपना खुद करेगा। यहाँ पर उपदेश विधि और जो है ऐसा नहीं है कि जो यहाँ कहा जा रहा है इसको माना जाए। ये आपको एक ध्यान दिलाने के लिए एक बात रखी गई है। आप भी जिंदगी देख ही रहे हैं और आप जो है उसको ऑब्जर्व करते हुए अपने निर्णय खुद निकालिए। तो ये वाली बात जो है कि कहीं-कहीं पर मानने की क्रिया शुरू होती है ना? जैसे पशु-पक्षी में मानना होता है, मानव में मानना होता है। पेड़-पौधों में और पत्थर, पानी, पहाड़ इन चीज़ों में मानने वाली कोई क्रिया नहीं है। ये सबके साथ में स्थिर हो रही है, ये वाली बात पहुँच रही है। इस पे कुछ किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे दूसरे पॉइंट पे। जी भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो मध्यस्थ दर्शन में ध्यान दिलाया गया कि जीवन होने के कुछ इंडिकेटर्स में एक चीज और है, मस्तिष्क का होना। इसको वाङ्मय में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें बार-बार शब्द जो है वो मेधस यूज किया गया, लेकिन हम जिस भाषा से ज्यादा फेमिलियर हैं, हम इसमें मस्तिष्क या ब्रेन इन शब्दों को भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो मानव में ब्रेन है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मानव में ब्रेन है? तो हम सब जानते ही हैं कि हाँ है। हमारे बच्चे भी जानते हैं कि मानव में ब्रेन है। पशु पक्षियों में ब्रेन है। तो पशु पक्षियों में भी ब्रेन है, ऐसा भी हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं। क्या पेड़ पौधों में ब्रेन है? मतलब कहीं पे कोई ऐसा लगे कि कोई कहीं पे ऐसा काल्पनिक रूप में भी सोचे कि संवाद में आ जाए कि हमें कैसे पता चले कि पेड़ पौधों में ब्रेन है कि नहीं है। तो भैया पेड़ पौधे हमारे घर में रोज सब्जी आती है, आलू का रोज पोस्टमार्टम होता ही है किचन में, गोभी का रोज पोस्टमार्टम होता ही है किचन में, टमाटर का, प्याज का, सबका पोस्टमार्टम हमने करके देख लिया, है ना? पेड़ पौधे भी लगे हुए और गिरते हुए भी हमने देख लिए और हमने क्लासरूम में भी बायोलॉजी के सेक्शंस में जो है क्लासेस में पढ़ भी लिया। कहीं पे ना हमें किसी टीचर ने बताया और ना हमें कभी निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण में कभी किसी में किसी पेड़-पौधे वाली किसी भी वैरायटी में हमको ब्रेन दिखा हो।
ऐसा नहीं। तो यहाँ पर प्रस्ताव ये है कि ये जो जीवन नाम की एंटिटी है, ये शरीर के साथ में ब्रेन के माध्यम से इंटरफेस करती है ना। हमारा शरीर है, जैसे हमारी आंख है, तो आंख जो है, आंख कुछ देखती है, ब्रेन के माध्यम से जीवन तक सूचना पहुंचती, ब्रेन कुछ डिसाइड कर तो, और जीवन कुछ डिसाइड करता है तो ब्रेन के माध्यम से शरीर से एग्जीक्यूट करवाता है। तो जीवन और शरीर का आपस में जो इंटरेक्शन है वो ब्रेन के माध्यम से है, ऐसा प्रस्तावित ही है ना। इसको आप सब लोग जो है अपने में और अपने बच्चों के साथ में संवाद करते हुए, बच्चों के साथ ही नहीं बड़ों के साथ में भी संवाद करते हुए इस चीज के ऊपर चर्चा को बढ़ाएंगे तो अपनी स्पष्टता भी बनेगी, और जिन लोगों के साथ में हम परिवार में संबंधों में जी रहे हैं उनके साथ भी स्पष्टता बनेगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप चर्चा बढ़ाएंगे और सामने से कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा या कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट आ जाएगा कि आपसे नहीं हैंडल होगा, तो भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ, हम अभी पूरा नहीं समझे हैं, फिर हम सब मिलजुल कर उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे और किसी निर्णय पर, ठोस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को कंफ्यूज ना पाए हम रोजमर्रा। तो दोबारा से बोल रहा हूं, शरीर और जीवन ये मिलकर जो है मानव है। ये हम लोगों ने बहुत बार ये वाला इक्वेशन जो है हमने बोल चुके हैं, मानव बराबर शरीर प्लस जीवन। तो शरीर और जीवन का इंटरेक्शन जो है, आपस में इंटरफेस है, ब्रेन है उसका इंटरफेस, है ना। तो जीवन है तो उसको इंटरफेस करने के लिए शरीर के साथ में ब्रेन चाहिए ही। तो कहां पर जीवन है? जहां पर ब्रेन होगा वहां पर उसके पीछे हमको जीवन भी पाएंगे। जहां पर ब्रेन ही नहीं है वहां पर जीवन भी नहीं पाएंगे। ये नेचुरल ऑर्डर है, अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था। तो ये भी एक बच्चों के साथ में मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से हम लोग देख सकते हैं बात करके। जैसे आप ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसलिए मान लीजिए अगर पेड़ पौधों में ब्रेन नहीं है लेकिन हाँ जी। उनमें भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म रहता है पूरा, तो क्या हम ये मान के चलें कि जिनमें केवल ब्रेन जो है वो एक जरूरी पार्ट है, तभी उसमें जीवन संभव है? आप उसमें कोऑर्डिनेशन को कैसे देखते हैं दीदी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। जैसे आप कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वो उनमें हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन से वो नियंत्रण करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रोथ की ही बात करते हैं तो उनमें ग्रोथ हार्मोन्स है जी। ठीक है। हाँ जी। तो अब जो है ना, अब देखिए, अब जो है एक डायग्राम और बना लेते हैं, जो बनाई हुआ है यहाँ पर, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन जो है हम सब में रहता क्यों है। तो एक बार पेड़ पौधे, हम, है ना, इसको एक और देख लेते हैं यहाँ पर। ये एक फाइनल डायग्राम के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया होती है, जो ये लेफ्ट साइड पे एक सर्कल बना हुआ है जहां पर नीचे लिखा हुआ है सांस लेते हैं। ये आपसे पढ़ा जा रहा है सबसे, है ना। तो इस सर्कल में 3 अवस्थाओं के ऊपर जो है वो एक गोला लगाया गया, एक सर्कल लगाया गया। तो लिखा ये गया है पहले पॉइंट पे, पदार्थ जगत सांस नहीं लेता है। जैसे पत्थर जो है, पत्थर सांस नहीं लेता है ना। पानी जो है वो सांस नहीं लेता है। जिस तरह से हम रेस्पिरेशन को बायोलॉजी में समझते हैं, उस तरह से जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो वो सांस लेते हैं। पशु पक्षी जो है वो भी सांस लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी सांस लेते हैं। तो अब कंफ्यूजन जो है ना, हम सब में कहां से आया है कि हम सब ने साइंस पढ़ी है और साइंस में हमें पढ़ाया गया कि पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है। तो एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल साइंस है, जिसको हम पिछले 100 साल से जैसे साइंस ने समझा है, साइंस ने सांस लेने की प्रक्रिया को लाइफ बोला, है ना। तो ये जो है, ये शब्दों को हम पकड़ पाए। हम शुरू से जो है ना, यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जो जीवन विद्या की जितनी बात है हम इसमें कह रहे हैं कि शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, रियलिटी को पकड़ना महत्वपूर्ण है, वास्तविकता को जानना महत्वपूर्ण है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना। पशु पक्षी भी सांस लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और ह्यूमन बीइंग्स भी सांस लेते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया तीनों में कॉमन है। तो इसको इस तरह
से ही पहचाना जाए कि इन तीनों अवस्थाओं में रेस्पिरेशन होता है, इन तीनों अवस्थाओं में सांस लेने की प्रक्रिया होती है। लेकिन सांस लेना ही क्या जीवन है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब अब ये जो है ना, ये कुछ चीजें आपको अपने में महसूस करनी पड़ेंगी। जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए ना, बेहोश है और लंबे समय तक बेहोश है और अपना कोमा में चला गया, और कुछ दूसरे व्यक्ति हैं जैसे हम सब हैं जो कोमा में नहीं गए। अब जो कोमा में चला गया उसका भी सांस चल रही है, और जो हम कोमा में नहीं है हमारी भी सांस चल रही है। अब अगर हम इसको एक्सप्लोर करें कि क्या हम दोनों, हम ये कोमा में रहने वाला व्यक्ति और कोमा के बिना वाला व्यक्ति, इसको क्या हम देख पाते हैं कि इनमें कोई डिफरेंस है, या इनमें एक ही चीज, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं? क्या लगता है? मैं एक प्रश्न अलग अलग नहीं, प्रश्न नहीं, पहले मेरे प्रश्न को हैंडल कीजिए दीदी, अपना नया प्रश्न बाद में। भैया अलग अलग है तो दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग है, बिल्कुल। तो जो कोमा वाला व्यक्ति ले रहा है और हाँ, तो हम लोग हैं वो सांस ले रहे हैं सिर्फ मतलब अपने जीने को चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम हर एक चीज को समझ पा रहे हैं। कोमा वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। कोमा वाला व्यक्ति बोल पाएगा? नहीं भैया। कोमा वाला व्यक्ति चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। है ना? खा पी पाएगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल, है ना? तो हम समझ सकते हैं, वो समझ नहीं सकता, ये एक चीज है। हम बड़ी बेसिक चीजें कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से ना हम थोड़ा सा देखें कि सांस लेना अपने आप में सबको बराबर नहीं कर देता। वो जो ग्रेडिंग है ना, उस चीज को हम समझ पाए। तो पेड़ पौधे सांस लेते हैं, ठीक है, उन और सांस लेने के प्रोसेस में साथ में उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो हार्मोन्स वगैरह कह रहे हैं, जो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें साथ साथ ग्रोथ होती है, नए सेल्स बनते हैं। लेकिन क्या वो नए सेल्स बनना जो है, उसके साथ में वो जो हम ये बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, अपने निर्णय ले पाना, ये सारा जो फिर वो जीवन क्रिया के ऊपर जाते हैं, तो ये जब जाता है हमारा ध्यान, तो हम देख पाते हैं कि सांस लेना अलग चीज है और जीवन अलग चीज है। साइंस में इन दोनों चीजों को हम डिस्टिंग्विश साइंस ने नहीं किया है। ये जो है एक छोटा सा गैप है। मतलब ये इस तरफ जब हमारा ध्यान जाता है, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि वो निर्जीव है, क्योंकि निर्जीव है तो फिर ये कहें कि क्या पेड़ पौधे और पत्थर एक जैसे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। पत्थर अलग चीज है, पेड़ पौधे अलग है, पशु पक्षी अलग है। हम इन चारों अवस्थाओं की डिस्टिंक्शंस को क्लियरली देख पाए, ये महत्वपूर्ण है। इसको रख रहा हूं यहाँ पर कि जीवन का रोल क्या है। तो जीवन के रोल से हम पहचानते हैं एक दूसरे एंगल से कि कैसे देखें कि जीवन है या नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहे हैं, जो कि अभी डिम्पल दीदी ने शुरू में एग्जांपल रखा, हमने कल बात भी रखी थी, शरीर को जीवंत बनाए रखना, यानी शरीर को जिंदा रखना, ये एक जीवन का रोल है। तो शरीर के साथ में जीवन रहता है, तो शरीर में जो कम से कम बेसिक फंक्शनैलिटी है सांस लेने वाला, वो चलता रहता है और शरीर पूरी तरह से काम करता है। तो हमारा जो बाकी चीजें हैं जो हमने दूसरे पॉइंट पे लिखी है, वो वाला भी शुरू हो जाता है, शरीर का रूटीन कार्यकलाप। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है शरीर को जीवंत बनाए रखना। ये एक काम है जीवन का रोल है। दूसरा है शरीर का रूटीन कार्यकलाप। रूटीन कार्यकलाप किसको कह रहे हैं? जैसे इसको हम पशु पक्षियों में देखें तो ये मेनली मुख्यतया जो है वो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के रूप में 4 विषयों के रूप में दिखता है ना? तो पशु पक्षियों में भी खाने पीने वाला काम चलता रहता है, थक जाते हैं तो शरीर को आराम करना है। अपने शरीर को बचाने के अर्थ में उनमें एक भय वाला भी जो है वो रहता है, और एक प्रजनन की प्रवृत्ति और टेंडेंसी जो है मीटिंग के रूप में वो काफी स्ट्रॉन्ग रूप में काफी प्रजातियों में ऐसी पाई जाती है कि इसके ऊपर बड़े बड़े फाइट भी होते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रजनन के
लिए जो फाइट्स रहते हैं वो जानलेवा रूप में भी आ जाते हैं। तो ये एक मेन कार्यकलाप जो है पशु पक्षियों में, इसी को हमारी परंपरा में 4 विषयों के रूप में पहचाना गया। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन। ठीक है? तो ये वाला कार्यकलाप भी जीवन के होने से होता है। जीवन शरीर को छोड़कर चला जाता है, जिसको हम डेड बॉडी के रूप में पहचानते हैं। ये चारों चीजें उसमें एकदम से हम ऑब्जर्व करते ही हैं कि ना आहार की जरूरत रहती है, उसका ना निद्रा की जरूरत रहती है, भय भी नहीं रहता है और प्रजनन वाली प्रवृत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। तो ये मेन कार्यक्रम, तो जितनी वहां पर पशु पक्षियों में जो इवन लैंग्वेज या जो हम कहते हैं कि उनके भी आपस में सिग्नलिंग होती है, वो एक दूसरे को संकेत भेजते हैं, उनका कुछ बॉडी लैंग्वेज होता है, वो भी मेन रूप में अगर हम देखें तो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के आस पास ही, इर्द गिर्द ही घूमता है। उनके जितने भी सिग्नल या संकेत की भाषा है, जितनी एक दूसरे पे वो आवाज निकालते हैं। तो मुझे कॉलेज के बच्चों ने बताया कि सर ये जो भय वाला काम है ना, ये आपको मालूम है कि जैसे हिरन और ज़ेब्रा या ये लोग होते हैं ना, तो जैसे घास खा रहे हो, तो इनका जैसे सपोज कीजिए कि 100 पशुओं का झुंड है, तो आसपास ना चारों तरफ कुछ कुछ पशु जो है ना वो निगरानी रखने के लिए रहते हैं, जो खतरे को देखते रहते हैं, कहीं शेर तो नहीं आ गया। और जैसे ही कभी खतरा आता है तो ये एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं। उस आवाज का मतलब होता है खतरा या भागो। तो जैसे ही वो आवाज निकालते हैं तो पूरा का पूरा झुंड जो है वो अपना घास खाने को छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए भागता है। तो इन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि जैसे हिरन या ज़ेब्रा है ना, इनमें भागो भागो के लिए ना एक तरह की आवाज होती है, और बंदर जो होते हैं तो बंदर में भागो के लिए 2 तरह की आवाज होती है। तो मुझे तो मालूम नहीं था, तो मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा क्या हो गया कि हिरन और ज़ेब्रा जो है वो भागो के लिए एक तरह की आवाज करते हैं, और बंदर जो है वो भागो के लिए, खतरा है भागो, इसके लिए 2 तरह की आवाज आती है। कहते कि, तो उन्होंने बताया कि जो हिरन है या ज़ेब्रा है, इनके लिए ना ये जमीन पर ही रहते हैं और इनका खतरा भी जमीन से ही आता है। शेर आएगा, चीता आएगा, कोई और शिकार पशु आएगा, तो भागो का मतलब बस भाग लो, जमीन पे ही हो और जमीन पे ही भाग लो। जो बंदर है ना, बंदर के जैसे बच्चे हैं वो भी पेड़ पे रहते हैं, तो कई बार क्या रहता है कि ये चील वगैरह आती हैं तो वो आकाश से आती हैं और बंदर के छोटे बच्चों को उठा लेती हैं। तो तो बंदरों के लिए खतरा जो है वो जमीन से भी आता है शेर चीता के रूप में, और आसमान से भी आता है चील वगैरह के रूप में। तो अब उनको भय के लिए अपनी जो भाषा बनानी पड़ी, जो एक दूसरे को संकेत देने पड़े, उसमें ये आता है, एक तरह की आवाज का मतलब होता है नीचे भागो। नीचे भागो मतलब खतरा आसमान से आ रहा है, तो ऊपर से कोई चील वगैरह आ रही है तो जमीन की तरफ भागो। और दूसरी तरह का जो संकेत है, जो आवाज है, उसका मतलब ये होता है ऊपर भागो, मतलब कोई शेर आ रहा है या चीता आ रहा है तो वो जमीन की तरफ से आ रहा है तो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाओ। तो तो अगर हम मतलब इस तरह की भी, जैसे मैं जो बार-बार आपको कहता हूँ कि बच्चों से बात की जाए, यंगस्टर से बात की जाए, इन लोगों के पास भी अपने जो जानकारियाँ हैं वो जो इन रियलिटीज़ के साथ में लिंक होता है। तो भय जो है, भय के लिए अब एक दूसरे से संकेत करना है, एक दूसरे से जो भाषा है, तो उनकी मेन एक्टिविटी 4 विषयों पर आधारित है। उसके लिए जितनी सिग्नल लैंग्वेज बनी, जो कुछ भी बना एक दूसरे के साथ में कॉल्स के रूप में, वो इसी के आधार पर बना। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि भागो मतलब एक तरह की आवाज है जमीन के पशुओं के लिए, और बंदर के लिए 2 तरह की, क्योंकि 2 तरफ से खतरा आ रहा है। अब भ्रमित मानव या नासमझ मानव में 4 विषयों के साथ-साथ प्रिय हित लाभ की दृष्टि रहती ही है नेचुरली, इंद्रिय सुख की चेष्टा जो है वो रहती है, रूप पद धन बल की जो है वो चाहना और इसके लिए प्रयास जो है वो रहता ही है, और तुलनात्मक रूप में जीने का कार्यकलाप जो दिखता है। तो फिर जो है, जो जितना भी हमारी कार्यकलाप बना, जो हमारी एजुकेशन हुई, जो हमारी भाषा बनी, वो सारी भाषा 4 विषयों के साथ-साथ प्रिय हित लाभ, इंद्रिय सुख, रूप धन बल और तुलनात्मक चीजें इसके इर्द-गिर्द घूमती रही।
तो ये भी एक जीवन का रोल है। जीवन होता है शरीर के साथ में, हम जीवित रहते हैं और शरीर भी पूरी तरह से काम कर रहा है, तो हम ये सेकंड ना समझ मानव सेकंड वाली कैटेगरी में है। अब शरीर में भी कुछ कमी है, कुछ ब्रेन में हो गया, कुछ हो गया, कोमा वाली स्थिति में आ गए, लेकिन सांस चल रही है, उसको हम पहले वाले पॉइंट में कहें। तो पहला वाला पॉइंट जो है वो भी जीवन के होने से ही हो रहा है, दूसरा तीसरा भी जो है वो भी जीवन के होने से हो रहा है, लेकिन वो प्रोग्रेसिवली है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तीसरा वाला पॉइंट जो है ना, वो जब अवेयरनेस होती है तब हम उसकी तरफ ध्यान जाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, तीसरे वाले पॉइंट की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। पीड़ाएं बनी रहती हैं, दुख रहता है, लेकिन उस दुख को ओवरकम कैसे किया जाए उसकी तरफ बिल्कुल भी करना क्या है ये क्लैरिटी नहीं बनती। और तीसरा क्या है काम जो जीवन के होने से और जीवन को समझने से होता है, जागृत होना। तो ये जागृत होना भी जीवन में होने वाला कार्यक्रम है। तो जीवन में जीवन से जीवन के लिए जो है ये जागृत होने का कार्यक्रम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉर्मल भाषा में बोले, समझदार बनना बनाना, 4.5 से 10 क्रिया की तरफ की हमारी जो यात्रा है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि उदय होना, प्रिय हित लाभ की तो बाय डिफॉल्ट थी ही। तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये सारा जो है इसकी तरफ ध्यान जाए। ये सिर्फ मानव जगत में, सिर्फ ज्ञानावस्था में ये संभावना है, संभावना भी है और चाहना भी है ना। पशु पक्षियों में जागृत होने की कोई प्रवृत्ति नहीं है ना। कभी किसी चिड़िया को, किसी शेर को, किसी हाथी को, किसी ज़ेब्रा को एज ए कम्युनिटी के रूप में ऐसा जो है वो हम देखेंगे कि ऐसा जो है वो कोई जो है वो ऐसा एज ए सामाजिक स्तर के ऊपर कोई इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं है। मानव में ऐसा हम लोग चाहते ही हैं कि हमारे आसपास वाले लोगों का भी आचरण ठीक हो, मेरा भी आचरण ठीक हो। उस आचरण को ठीक होने के लिए जो समझ है, वो ज्ञान है, वो कैसे आएगा, वो हम लोगों की पीड़ा रही है। हम में से जिन जिन लोगों ने ये वाली पीड़ा अपने में महसूस की है, अपने आसपास महसूस की है, उन लोगों को ऐसा लगता भी है कि ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में ज्ञानावस्था की महिमा है। अगर हम सिर्फ पहली वाली स्टेट में हैं, दूसरा और तीसरा वाला पॉइंट कुछ नहीं हो रहा, तो जैसा डिम्पल दीदी कह रहे थे, हम नॉर्मल भाषा में कहते भी हैं कि वेजिटेटिव स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट में भी क्या रहता है, सांस चलता रहता है। यहाँ पर भी अगर बेशक शरीर रूप में हम ह्यूमन बींग्स के रूप में है, लेकिन सिर्फ सांस ही चल रही है, दूसरा और तीसरा पॉइंट कुछ नहीं हो रहा, तो उसको हमने भाषा के रूप में वेजिटेटिव स्टेट ही कहा। लेकिन हम मेहनत क्यों करते हैं कि हम चाहते हैं कि शरीर में जो भी कमी है उसको ओवरकम कर लिया जाए, ताकि हम स्टेट 2 में पॉइंट 2 जो है उसको एक्टिवेट कर पाए। इसमें कोई खराबी नहीं है, ये तो हम सबको करना ही है। जब अस्वस्थ होते हैं तो अस्वस्थ होने में जो भी अस्वस्थता है उसको ओवरकम किया जाए और स्वस्थ हो और ठीक से जी पाए। लेकिन ठीक से जी पाना सिर्फ पॉइंट 2 में रहते हुए जीना जो है वो अधूरा है, उसमें गलतियां होती हैं, वही अमानवीयता का आधार बनता है। हम सब को लगता है कि पॉइंट 2 में होते हुए चीजें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं होगा। ये जो जितना भ्रष्टाचार, जितना अपराध, जितना शोषण, जितनी जितनी हम प्रकृति में असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स डिप्लीशन ये देख रहे हैं, वो पॉइंट 3 की तरफ ना ध्यान जाने की वजह से हो रहा। तो ये मुझे लगा कि जीवन का रोल हम एक ना क्रमबद्ध तरीके से देख पाए। तो ये जो है जीवन का रोल है। तो जितना हम जीवन का रोल पहचानते हैं, फिर हमें जीवन में तो मेरी अपनी प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं जीवन हूँ और जीवन को ही समझदार होना है। तो जब मुझे ये इस तरफ ध्यान जाता है तो मैं जीवन पे काम करता हूँ, नहीं तो शरीर के साथ ही बाहरी दुनिया पे ही काम करता रहता हूँ। वो अधूरा कार्यक्रम रहता है। अंत में जाकर ना अंत में मुझे खुद को उससे तृप्ति मिलती है और ना मेरे आसपास वालों को। तो सिर्फ पॉइंट 2 तक जीते रहना जो है वो अधूरी जिंदगी है, वो नासमझी में जिंदगी है। सारी अमानवीयता वहां पर है। तो जीवन की तरफ ध्यान जाने से, इसीलिए इसीलिए ये जीवन विद्या को एजुकेशन में हम जो कह रहे हैं बार बार, हम सब एजुकेशन में होते हुए और पेरेंट्स होते हुए इसको समझ रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है। तो वो इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अभी तक हमने जड़ प्रकृति के साथ में जितना काम किया है वहां पर हमने सफलता हासिल कर ली है। जीवन समझ में नहीं आया है,
जीवन के ऊपर हमारा जो है अधिकार नहीं। यहाँ से हमें ऐसा ऐसा आभास होता है कि हाँ, जिस क्लैरिटी के साथ में हम जीवन को समझ रहे हैं, इसको एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चों से भी बात की जा सकती है, अगली पीढ़ी को भी समझाया जा सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि जड़ प्रकृति को छोड़ देना है, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कार भी चाहिए, लेकिन साथ में समझ भी चाहिए। ये जो है ये मेन है। तो ये जो है ना, मुझे लगा कि एक जड़ प्रकृति को समझने के लिए हम इतना एक देख लें, और एक पॉइंट जो था शुरू में रह गया था उसको रख के फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। 10-15 मिनट होंगे, बाकी चर्चा जो है उसको चलाएंगे। तो इतना हमने जो ये पहले किए थे 2 पॉइंट, जहां मानने की क्रिया शुरू होती है वहां जीवन है। फिर हमने कहा था कि मस्तिष्क जहां होता है वहां जीवन है। इसमें एक तीसरा पॉइंट है जो मुझे काफी रिवीलिंग लगा। हिंसा अहिंसा की निर्धारण रेखा जीवावस्था और प्राणावस्था के बीच में। ये आदरणीय नागराज जी ने व्यवहारवादी समाज शास्त्र में पेज 160 पे ये वाला जो है एक ध्यान दिलाया गया। तो हम काफी बार हिंसा अहिंसा की भी बात करते हैं, तो बाबा जी बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि जो हिंसा है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में जीवावस्था और प्राणावस्था में है। उससे पहले जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जो है वो हमको हिंसा अहिंसा बिल्कुल क्लियरली दिखती है। और वो निर्धारण रेखा प्राणावस्था से जब हम जीवावस्था की तरफ आते हैं तो हिंसा जो है वो है प्राणावस्था तक हिंसा। देखी बातें हमने जब फ्राइडे को बात कर रहे थे तो देखा भी था, हम अपने में महसूस भी करते हैं जितनी आसानी से हम टमाटर के ऊपर छुरी चला लेते हैं, एक लाइव टमाटर के ऊपर, या आम तोड़ा पेड़ से और उसके ऊपर छुरी चला ली, उस आसानी से, उस सहजता से जैसे काफी लोग अपने में किसी पशु को ऐसे उठाया और छुरी चला ली, वो हमें हिंसात्मक लगता है, वो हमें वायलेंट लगता है। क्यों लगता है? बिल्कुल वायलेंट यही लगा कि वहां पर हम बलपूर्वक शरीर से जीवन को अलग कर रहे हैं। जब हम पशु के साथ में ऐसा कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपने अंदर अगर हम टटोलें कि भाई मेरे को असहज क्यों लगता है, मुझे मुझे इस एक्टिविटी में परेशानी क्यों हो रही है, और इस तरह का कहीं पे कार्यक्रम हो रहा हो तो हम बच्चों को वहां पर ले जाना भी नहीं चाहते हैं। हम ऐसा भी अपने में महसूस करते हैं कि भैया ये ऐसी चीजें ना देखें। क्यों ना देखें? कि इसी को हमने हत्या या वध के रूप में देखा, और हत्या और या वध की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अच्छे से मध्यस्थ दर्शन में बताई गई। बलपूर्वक जीवन को शरीर से अलग करना, ये वध है, ये हत्या है। तो ये पशु पक्षियों के साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है तो तब हमें लगता है कि हाँ वध हुआ, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। मानव के साथ होता है तब भी हमें अच्छा नहीं लगता। ये पेड़ पौधों के साथ में ऐसा होता है, वो हम सहज ही पाते हैं, है ना? उसमें हमें अच्छा ना लगे ऐसा कुछ बात नहीं है, वो हम बड़ी सहजता से खुद भी कर लेते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं, क्योंकि वहां पर शरीर जीवन से अलग करने वाला कोई कार्यकलाप नहीं हो रहा। वहां जीवन था ही नहीं तो अलग किसको करे? तो ये जो है, ये मेरे को बड़ा अच्छा, एक जब मेरा ध्यान गया इस तरफ, हिंसा अहिंसा की निर्धारण रेखा जीवावस्था और प्राणावस्था के बीच। मैं आप सबसे बार-बार ये कहता हूँ, और आप भी किसी और से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी भाषा में बात करें कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन में आए। बाबा जी ने हमारे साथ में शेयर किया, पता कि ऐसा ऑब्जर्वेशन में है, आप लोग भी अपने में टटोल के देख लो। हम भी जब इनके साथ भी बात करें तो यही है भाई, हमारे ऑब्जर्वेशन में ऐसा है और मैंने अपने में निरीक्षण करके ये पाया, अपने आसपास परीक्षण करके ये पाया, आप भी ऐसा करके देख लो। किसी तरह का दबाव नहीं है कि इस बात को मानना ही है। तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर समझने का जो रास्ता है ना, जो समझने का तरीका है कि मैं अपने अधिकार पर समझ सकता हूँ, ये जो है, ये एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा है कि ये तरीका इवॉल्व बताया गया है यहाँ मध्यस्थ दर्शन में, इसको हम हमेशा से ध्यान में रखें। तो जहाँ से प्रश्न शुरू हुआ था वहां पर जाते हैं, क्या पेड़ पौधों में जीवन है? तो यहाँ पर प्रस्ताव रूप में ये कह रहे हैं कि नहीं है। तो इनका नहीं था, उन्होंने जिन कारणों से लिखा था, उन कारणों के साथ में जितनी हमारी चर्चाएं हुई उससे और स्पष्टताएं बन रही हैं, तो भी ठीक है, उसको देख लें। जिन्होंने इसको ऐसे नहीं पहचाना था वो भी अपने में मनन चिंतन करते रहे, जो भी प्रश्न हो उसको अभी
या आने वाले दिनों में, बाद में कभी भी रख। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे हम सबके घरों में भी बच्चे हैं और क्लासरूम में तो बच्चों से हम बात कर ही रहे हैं लगातार। धरती पर 4 अवस्थाएं हैं, इसको ना हम बच्चे के अपब्रिंगिंग में अच्छे से सेटल करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी जिंदगी निकल जाती है। हम कंफ्यूज्ड रहते हैं एक्चुअल में, क्या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, संवेदनाएं क्या है, समझ क्या है, भिन्नताएं क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है। ये धरती पर 4 अवस्थाएं जो है ना, ये इतनी क्लियरली जो है, इसको हम पूरे अस्तित्व को समझने के लिए जो है ना, ये मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा टॉपिक है। तो जितनी हम एज टीचर, एज पेरेंट्स अपनी क्लियरिटी बना पाएंगे, उतनी क्लियरली हम अगली पीढ़ी के साथ में बात भी कर पाएंगे।